राधे राधे। दोस्तों, हमने कल इतिहास की क्लास शुरू की थी और इतिहास में हमने राजस्थान के चौहान राजवंश के बारे में पढ़ा था कि चौहान राजवंश की जो उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई थी। चौहान राजवंश के संस्थापक किसे कहा जाता है, चौहान राजवंश की नींव किसने रखी थी, इसके बारे में हमने पढ़ा था। तो मैं आपका जो पिछली क्लास में हमने पढ़े हैं उसका 2 से 3 मिनट के अंदर में रिवीजन करवा देता हूँ ताकि अगली क्लास जो अब हम पढ़ेंगे इससे हम जुड़ सकेंगे। तो दोस्तों, हमने पढ़ा था कि जो चौहान शब्द है, इस चौहान शब्द का जो मूल नाम है वो मूल नाम था चाहेमान। मूल नाम जो था वो था चाहेमान। इस चाहेमान का हमने अर्थ भी समझा था कि चा का अर्थ है धनुर्विद्या में निपुण, चा का अर्थ है चाप और चाप का अर्थ है धनुर्विद्या में निपुण, हे का अर्थ है हरि, हरि का अर्थ होता है ईश्वर में आस्था रखने वाला। मान का अर्थ हमने पढ़ा था कि मान होता है यानी कि मान सम्मान देने वाला, शरणार्थी को शरण देने वाला। और ने का अर्थ हमने पढ़ा था कि नीति, वे राजा जो नीति बनाकर, योजना बनाकर, सिद्धांत बनाकर शासन करता है, ये पढ़ा था हमने। इस चाहेमान का उल्लेख सबसे पहले जयानक नामक विद्वान ने किया था और इसने अपने जो प्रसिद्ध ग्रंथ है उस ग्रंथ के अंदर किया था। उस ग्रंथ का नाम है पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय इस ग्रंथ के अंदर क्या था। अगली बात हमने देखी थी कि उत्पत्ति के बारे में हमने पढ़ा था कि हमने उत्पत्ति को 2 भागों में बांटा था। एक तो बांटा था विद्वानों के अनुसार, दूसरी हमने बांटी थी शिलालेख के अनुसार। किसके अनुसार? शिलालेख के अनुसार। तो हमने विद्वानों के अनुसार पढ़ा था कि विद्वानों ने एक तो बताई थी अग्निकुंड से और दूसरे विद्वानों ने बताई थी सूर्यवंशी से। तो अग्निकुंड से बताने वाले जो विद्वान हैं उनके नाम बता देता हूं मैं। अग्निकुंड से यानी कि जो अग्निकुंड है उनसे उत्पत्ति बताई थी विद्वानों ने। तो इनका नाम है विद्वानों का, पहला नाम है मोहनोत नैंसी, दूसरा नाम है चंद्रबरदई, एक विद्वान और हुए थे विद्वान, उनका नाम है सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण। इन्होंने तो बताई थी अग्निकुंड से। जो सूर्यवंशी से बताई थी कि यह सूर्यवंशी है यानी कि भगवान श्री राम के वंशज है, वे विद्वान है जयानक। दूसरे विद्वान हुए थे नयन चंद्र सूर्य। एक विद्वान और हुए थे उनका नाम है जोधराज। एक विद्वान और हुए थे उनका नाम है गौरी शंकर ओझा। यानी कि सूर्य वंशज जो भगवान श्री राम के वंशज बताने वाले जयानक थे, नयन चंद्र सूरी थे, जोधराज थे, नरपति नाले थे, गौरी शंकर ओझा थे। इन्होंने कहा कि जो चौहान राजवंश है ये भगवान श्री राम के वंशज है। ठीक है दोस्तों, एक बात और देखते हैं। जो कर्नल जेम्स टोड थे, कर्नल जेम्स टोड और इनके जो साथी थे स्मिथ और विलियम क्रूक, इन्होंने बताई थी कि ये इनकी जो उत्पत्ति हुई थी विदेशियों से हुई थी। यानी कि चौहानों की उत्पत्ति कर्नल जेम्स टोड, स्मिथ और विलियम क्रूक ने बताई कि ये इनकी उत्पत्ति विदेशों से हुई और विदेशों से बताई थी मध्य एशिया से। कहां से बताई थी? मध्य एशिया से। और मध्य एशिया के अंदर बताई थी शक और सिथियन से। उत्पत्ति के बारे में हमने यहां तक देखा। अब आगे देखते हैं कि उत्पत्ति शिलालेख के अनुसार। तो शिलालेख के अनुसार सरल है,
फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि किस शिलालेख के अंदर किससे बताई उत्पत्ति। शिलालेख दो देखे थे हमने। पहला शिलालेख देखा था बिजोलिया का शिलालेख, बिजोलिया का शिलालेख। इस बिजोलिया के शिलालेख से हमें जो जानकारी प्राप्त होती है, बिजोलिया का शिलालेख था 1170 ईस्वी का। इस शिलालेख से हमें जानकारी प्राप्त होती है कि चौहानों का जो उत्पत्ति हुई, चौहान राजवंश की, यह उत्पत्ति हुई थी वत्स गोत्र ब्राह्मणों से। वत्स गोत्र ब्राह्मणों से उत्पत्ति बताई है बिजोलिया शिलालेख के अंदर। फिर हमने देखा था कि दूसरा शिलालेख है, वो शिलालेख है सुंदा माता का शिलालेख। सुंदा माता का शिलालेख जालोर में है, सुंदा माता का शिलालेख। यह शिलालेख है 12वीं शताब्दी का, 12वीं शताब्दी का। इस शिलालेख में बताया गया है कि चौहान राजवंश की उत्पत्ति, चौहानों की उत्पत्ति हुई थी, वो उत्पत्ति हुई थी वशिष्ठ मुनि की आंख से। इन्होंने चौहानों की उत्पत्ति बताई थी, चौहानों की उत्पत्ति वशिष्ठ मुनि की आंख से। इन्होंने जो उत्पत्ति बताई थी वो आंख से बताई थी वशिष्ठ मुनि की। यहां तक हमने देखा। लेकिन अग्निकुंड, अग्निवंशी के जो विद्वान थे, उन विद्वानों के मत के अनुसार पता चलता है, उन्होंने भी वही बात शिलालेख के अंदर लिखी हुई है। अग्निकुंड के मत अनुसार, अग्निकुंड के मत के अनुसार आबू पर्वत पर, आबू पर्वत पर वशिष्ठ मुनि ने यज्ञ से निम्न वंशजों को उत्पन्न किया, यानी कि जो वशिष्ठ मुनि थे उन्होंने आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया। उस यज्ञ से 4 वंशज को उत्पन्न किया था। उन 4 वंशज को हम देखते हैं। पहला वंशज था गुर्जर प्रतिहार, परमार, तीसरे चालुक्य, चौथे थे चौहान। ये 3 राजवंश तो राजस्थान में हुए थे और जो चालुक्य राजवंश था यह गुजरात में हुआ था। यह हमने देखा था। अब हम बात करते हैं आगे। उत्पत्ति तो हमने देख ली। अब अपना अगला टॉपिक है, वो टॉपिक है अपना संस्थापक। देखा था संस्थापक के बारे में, हमने देखा था वासुदेव थे। वासुदेव ने 551 ईस्वी में सांबर के आसपास क्षेत्र को विजित किया था। वासुदेव ने एक जल भैरव, जो जल का भराव क्षेत्र था, उसको घेरा था और उसको विजित किया था। विजित करके अपनी नींव रखी थी। तो हमने देखा था कि सन या ईस्वी कह दे 551 ईस्वी में चौहानों की नींव रखी थी, चौहानों की नींव रखी। यह बात तो हमने देखी थी। रखने वाला था वासुदेव चौहान, इसलिए चौहान, वासुदेव चौहान को चौहानों का संस्थापक, मूल पुरुष, आदि पुरुष और जनक कहा जाता है। आदि पुरुष, जनक कहा जाता है। यह बात हमने देखी थी। इसके बाद हम देखते हैं कि जो
क्षेत्र विजित किया था उस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा था। लेकिन हम बात करते हैं वासुदेव ने उस क्षेत्र को विजित करने के बाद जो एक नगर था उस नगर को अपनी राजधानी बनाई थी। वो राजधानी थी राजधानी इस राजधानी का नाम था अहिछत्रपुर। क्या नाम था? अहिछत्रपुर। वर्तमान में इसका नाम नागौर है। वर्तमान में इसका नाम नागौर है। यानी कि जो वासुदेव चौहान ने राजधानी बनाई थी वो अहिछत्रपुर थी और इसका नाम नागौर है वर्तमान में। यानी कि कहे कि जो चौहानों की प्रारंभिक राजधानी है वो अहिछत्रपुर है। राजधानी के बाद हम बात करते हैं बिजोलिया शिलालेख के अनुसार, जो हमने बिजोलिया शिलालेख पढ़ा था उस शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण भी वासुदेव ने करवाया था। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया था। हमने यहां तक कल पढ़ा था वासुदेव चौहान ने करवाया था। अब हम पढ़ने वाले थे एक तो राजधानी थी चौहानों की प्रारंभिक राजधानी तो अहिछत्रपुर नागौर है। अब इनके 2 पॉइंट और देख लेते हैं सामान्य जानकारी के। तो आप नोट लगाकर लिख सकते हो कि प्रारंभिक राजधानी। मैं अब आपको जो 2-3 पॉइंट है वो नोट्स के रूप में बताता हूं, फिर हम राजा पढ़ेंगे। तो राजा की शुरुआत करेंगे कि कौन कौन से राजा हुए। हम उन्हीं राजा को पढ़ेंगे जिन्होंने कुछ इतिहास रचा है, कुछ ऐसा काम किया है, ऐसा क्रम किया है जो पढ़ने लायक है। बाकी तो बहुत से राजा आए हैं और गए हैं, यानी आया राम जी और गया राम जी हुए। तो आप एक पॉइंट तो लिखो प्रारंभिक राजधानी। प्रारंभिक राजधानी है अहिछत्रपुर। ये वर्तमान नाम है इसका नागौर। ठीक है। हाँ, मैं एक और बता देता हूं कि जो हर्षनाथ अभिलेख है उस हर्षनाथ अभिलेख के अनुसार चौहानों की प्रारंभिक राजधानी अनंत गोचर बताई गई है। आप नोट लगाकर लिख दो हर्षनाथ अभिलेख के अनुसार चौहानों की प्रारंभिक राजधानी अनंत गोचर प्रदेश है। यह अनंत गोचर प्रदेश सीकर का आसपास का क्षेत्र है। सीकर के आसपास का क्षेत्र है। हर्षनाथ अभिलेख के अंदर बताया गया है और यह हर्षनाथ अभिलेख हर्षनाथ मंदिर में लगा हुआ है। वहां बताया गया है कि चौहानों की प्रारंभिक राजधानी अनंत गोचर प्रदेश थी। यह राजधानी बताई थी। ठीक है। अगला पॉइंट आप लिख सकते हो कुलदेवी। कुलदेवी है शाकंभरी माता। कुलदेवी क्या है? शाकंभरी माता। इनके कुल देवता नहीं है, आराध्य देवता है, इष्ट देव है। आराध्य देवता या इष्ट देवता है। इन इष्ट देवता का नाम हर्षनाथ है। यह बात हमने लिखी है, आप लिख लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले ले। अब हम बात करते हैं जो चौहान राजवंश की शाखाएं हैं, इन शाखाओं के बारे में कि चौहान राजवंश की शाखाएं राजस्थान में कहां कहां चली। तो शाखाएं देखते हैं।
चौहान राजवंश की शाखाएं राजस्थान के अंदर 7 स्थानों पर चली हैं। पहली शाखाएं देखते हैं हम, सांबर, सपादलक्ष, शाकंभरी, इस शाखा को स्थापित करने वाले थे वासुदेव। वासुदेव ने इस शाखा को स्थापित किया था। चौहानों की पहली शाखा थी सांबर, दूसरी है नाडोल, यानी कि नाडोल के चौहान। इस शाखा को चलाने वाले थे लक्ष्मण चौहान। लक्ष्मण चौहान ने नाडोल शाखा चलाई थी। नाडोल के अंदर चौहानों की शाखा चली थी। तीसरी शाखा है अजमेर, तो अजमेर के चौहान, अजमेर में चौहानों की शाखा चलाने वाले हैं अजयराज, ये अजयराज जी। चौथी है जालोर में, जालोर के चौहानों की बात करें तो हम कीर्तिपाल जी हैं। जालोर के बाद रणथंबोर, रणथंबोर के चौहान गोविंद राज जी है, गोविंद राज। छठा है बूंदी के हाड़ा चौहान। बूंदी के हाड़ा चौहान की बात करें तो यह है देवा चौहान, देवा चौहान। अगली शाखा चली थी, वो शाखा थी सिरोही के अंदर। तो सिरोही के जो चौहान है वो चौहान देवड़ा चौहान थे सिरोही में। तो सिरोही के देवड़ा चौहान को चलाने वाले थे लुम्बा चौहान। चौहान राजवंश की शाखाएं निम्न है। चौहान राजवंश की शाखाएं कितनी? 7 है। चौहान राजवंश की शाखाएं, ये आपका पॉइंट है। इसके अंदर आप लिखिए कि जो चौहान राजवंश है उसकी शाखाएं कहां कहां चली और किसने चली थी। तो पहली शाखाएं चली थी सांबर के अंदर, चलाने वाले थे वासुदेव। दूसरी शाखा चली थी नाडोल, नाडोल के अंदर चलाने वाले लक्ष्मण चौहान थे। तीसरी शाखाएं चली थी अजमेर के अंदर, वहां अजयराज जी ने चलाई थी। फिर चली थी जालोर के अंदर, जालोर में चलाने वाले कीर्तिपाल थे। फिर चली थी रणथंबोर के अंदर, और रणथंबोर के अंदर चलाने वाले शाखा गोविंद राज जी हैं। फिर चली थी बूंदी के अंदर, बूंदी के अंदर चलाने वाले थे देवा चौहान, और सिरोही के अंदर चलाने वाले हैं लुम्बा चौहान। यानी कि इन स्थानों पर चौहानों की शाखाएं चली है। चौहान बसे थे, अपना राज्य प्रारंभ किया था अलग अलग स्थान पर बसकर, और अलग अलग राजाओं द्वारा बसाया गया था। आप नोट करें या फिर इसको स्क्रीनशॉट लें। मैं आपको 5 से 7 सेकंड का समय देता हूं। हाँ तो दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे की बात करते हैं। अब हमारी जो बात है, इन राजाओं ने जो शाखाएं चलाई, इन राजाओं ने जो राज किया, इन राजाओं ने जो घटनाक्रम किए, उन घटनाक्रम की हमें जो जानकारी मिलती है, उस जानकारी का वर्णन हमें कहाँ मिला और किसने किया, उनके बारे में देखते हैं। तो यानी कि जिस विद्वान ने जो ग्रंथ लिखे, उस ग्रंथ का नाम और ग्रंथ लिखने वाले व्यक्ति का नाम हम देखते हैं अब। यानी कि जो चौहान राजवंश है, चौहान राजवंश से संबंधित
जो ग्रंथ है और उस ग्रंथ को लिखने वाले व्यक्ति का नाम हम देखते हैं। तो आप टॉपिक डाल सकते हैं संबंधित ग्रंथ, संबंधित ग्रंथ। ठीक है दोस्तों, तो पहला व्यक्ति हम देखें जिसने ग्रंथ लिखा, चंद्रबरदई। चंद्रबरदई का जो ग्रंथ है वो है ग्रंथ पृथ्वीराज रासो। चंद्रबरदई ने पृथ्वीराज रासो ग्रंथ लिखा। 2 नंबर पर हम बात करते हैं जयानक। जयानक ने पृथ्वीराज विजय ग्रंथ लिखा। 3 नंबर पर हम बात करते हैं नयन चंद्र सूरी। नयन चंद्र सूरी ने हमीर महाकाव्य लिखा। हमीर महाकाव्य। अगली बात हम करते हैं जोधराज जी। जोधराज ने हमीर रासो लिखा। चंद्रबरदई ने पृथ्वीराज रासो लिखा। जयानक ने पृथ्वीराज विजय लिखा था। नयन चंद्र सूरी ने हमीर महाकाव्य लिखा था। जोधराज ने हमीर रासो लिखा था। नरपति नाले ने बिसल देव रासो लिखा था। नरपति नाले ने बिसल देव रासो लिखा। ठीक है, अगला जो हम देखते हैं वो है मेरुतंग। मेरुतंग ने लिखा था प्रबंध चिंतामणि। मेरुतंग ने प्रबंध चिंतामणि लिखा था। फिर आते हैं राजशेखर जी। हम देखते हैं राजशेखर जी ने लिखा था प्रबंध कोश। फिर आते हैं अपने अगले ग्रंथ के लेखक, उनका नाम है पद्मनाभ ने लिखा था कानड़ दे प्रबंध। पद्मनाभ ने कानड़ दे और सोनगरारी बात लिखी। सोनगरारी बात लिखी पद्मनाभ ने। कानड़ दे प्रबंध वीरमदेव सोनगरारी बात लिखी थी। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पर दोस्तों। वीरमदेव सोनगरारी वात, इन्होंने ये 2 ग्रंथ लिखे थे। अब हम बात करते हैं कि एक और व्यक्ति है, उनका देख लेते हैं हम कि उन्होंने कौन से ग्रंथ लिखे। हाँ, 9 नंबर के है दशरथ शर्मा जी ने लिखा था दे अर्ली चौहान डायन अस्टीज। दशरथ शर्मा ने लिखा था द अर्ली चौहान डायन अस्टीज। और कुछ बच रहा हो तो हम लिखेंगे। एक और लिख लेते हैं 10 नंबर। चंद्रशेखर ने लिखा था हमीर हट। दूसरा ग्रंथ लिखा इन्होंने सुरजन चरित्र लिखा था। ठीक है,
इन विद्वानों ने ये ग्रंथ लिखे और इन ग्रंथों के अंदर हमें चौहान राजवंश की जानकारी मिलती है कि किस राजा ने क्या काम किया, कोई अच्छे कार्य किए, बुरे कार्य किए, कौन से युद्ध किए, क्या क्या किया, इनकी जानकारी हमें इन ग्रंथ के अंदर मिलती है और ग्रंथ लिखने वाले देते हैं। देखो, चंद्रबरदई पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समय थे, कविराज थे ये। इन्होंने उस समय पृथ्वीराज रासो लिखा था और पृथ्वीराज चौहान तृतीय की जानकारी बताई, उनके युद्ध के बारे में बताया कि किस प्रकार इन्होंने मोहम्मद गौरी के साथ युद्ध किया था पृथ्वीराज ने। और चंद्रबरदई जी बताते हैं कि उत्पत्ति चौहानों की कहां से हुई, तो इन्होंने भी कहीं ना कहीं से पढ़ा है, फिर लिखा है और अब हम इनको पढ़ रहे हैं। तो इसका अर्थ है कि हमें ये याद होने चाहिए। मैंने आपको कल भी एक प्रश्न बताया था कि जो पृथ्वीराज विजय है, इस कृति के रचयिता या रचनाकार के हैं वो जयानक है। यह प्रश्न बीएसटीसी के अंदर आया हुआ है 2017 के अंदर, ऐसे कहीं एग्जाम में आया हुआ है। तो दोस्तों, आप बीएसटीसी, पीटीटी, सीईटी, रीट, मेंस, पटवार की तैयारी कर रहे हो तो आप इस चैनल से जरूर जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी एक अच्छी हो सके और आप परीक्षा में अच्छे अंकों से पास हो। मैं यही चाहता हूं कि आपका सिलेक्शन हो। मैं अपनी ओर से मेहनत पूरी करूंगा, आप अपनी ओर से मेहनत करना और मुझे आपका प्रेम मिले। प्रेम मिलने के लिए एक ही बात है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बात यह है दोस्तों, हमने इसके बारे में पढ़ा। अब हम जो राजा पढ़ेंगे उन राजाओं के कार्य पढ़ेंगे, कहीं ना कहीं इन ग्रंथों के अंदर उल्लेखित है। अब हम बात करते हैं आगे हमारे राजाओं की बात। ठीक है दोस्तों, अब हम राजा पढ़ेंगे और राजा वही पढ़ेंगे जिन्होंने कुछ कार्य किए हैं। सारे राजा नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ वही राजा पढ़ेंगे जिन्होंने कुछ अच्छे कार्य किए या किसी ने कुछ अच्छा काम किया, उसी के बारे में। हम राजा की शुरुआत करते हैं वासुदेव से। वासुदेव से, और वासुदेव से शुरू करने से पहले हमने जो शाखाएं पढ़ी थी उन शाखाओं के अंदर हम सांबर के चौहान पढ़ रहे हैं। अब सांबर के चौहान, यानी कि अब हम सांबर के चौहान से शुरुआत की है राजाओं को पढ़ने की। तो हम साथ ही शाखाओं के अंदर जो इंपोर्टेंट राजा हुए वो पढ़ेंगे कि इस राजा ने ये कार्य किया और यहां से परीक्षा में पूछ भी सकता है। तो हम वासुदेव के बारे में कल पढ़ा था और आज भी रिवीजन किया था। वासुदेव को चौहानों का संस्थापक कहा जाता है। चौहानों का संस्थापक कहा जाता है। 551 ईस्वी में बसाया। चौहानों की स्थापना की थी 551 ईस्वी में। इनको सांबर झील का प्रवर्तक कहा जाता है। यह बात हमने कल देखी थी और वासुदेव के बारे में इतना ही देखना है हमें। अब हम अगले राजा की बात करें। अगला राजा अपना है दुर्लभ राज प्रथम। वासुदेव और दुर्लभ राज प्रथम के बीच में बहुत से राजा आए हैं और बहुत से गए हैं, हमें उससे कोई काम नहीं है। दुर्लभ राज प्रथम, वासुदेव और दुर्लभ राज के बीच में खूब सारे राजा आए और खूब सारे गए राम जी हुए थे। दुर्लभ राज प्रथम को पढ़ने से पहले मैं एक आपको छोटी सी जानकारी और दे देता हूं। हमने एक अग्निकुंड मत पढ़ा था, अग्निकुंड मत। इस मत के अनुसार हमने पढ़ा था कि वशिष्ठ मुनि ने 4 वंशजों को यज्ञ से उत्पन्न किया था। पहले थे गुर्जर प्रतिहार। दूसरा हमने पढ़ा था गुर्जर प्रतिहार के बाद हमने पढ़ा था परमार। इसके बाद हमने पढ़ा था चालुक्य। फिर हमने पढ़ा कि चौहान। चालुक्य गुजरात में था,
इसलिए इसका हमारे राजस्थान में कोई योगदान नहीं है, और होगा तब हम आगे बढ़ेंगे। अभी इनको पढ़ते हैं। ये दुर्लभ राज के समय की बात करें, उस समय शक्तिशाली गुर्जर प्रतिहार था। क्या था? शक्तिशाली था, शक्तिशाली था। ये दोनों जो राजवंश है, चौहान राजवंश और परमार राजवंश, ये गुर्जर प्रतिहार राजवंश के अंदर काम करते थे। जैसा गुर्जर प्रतिहार कहता, वैसे परमार और चौहान राजवंश के राजा काम करते थे। यानी कि एक तरह से कहें तो जो राजा था, उस राजा की सभा के अंदर परमार और चौहान एक सामंत बनकर उपस्थित होते थे। सामंत क्या बनकर उपस्थित होते थे? सामंत। मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं। ये एक व्यक्ति है ए और एक व्यक्ति है बी। इसमें बी व्यक्ति शक्तिशाली है। क्या है? शक्तिशाली। और जो ए व्यक्ति है, ये है कमजोर। ए व्यक्ति क्या है? कमजोर। कमजोर है और बी शक्तिशाली है। तो जो ए व्यक्ति है वो बी से डरेगा। तो ए व्यक्ति क्या कहता है कि बी से, मुझे तुम मारो मत, कुटो मत, मैं आपके कहे अनुसार कार्य करूंगा, जो आप कहेंगे वो करूंगा, मैं आपकी शरण में आता हूं। यानी कि जो ए है ये बी के शरण में रहता है, जो बी कहता है वो ए को करना पड़ता है। यानी कि ए क्या हुआ? बी का सामंत हुआ, सामंत हुआ। उसी प्रकार परमार और चौहान गुर्जर प्रतिहार के सामंत थे। सामंत होने के कारण ये जो दुर्लभ राज प्रथम है, यह हमारे गुर्जर प्रतिहार राजवंश है, उन राजाओं के क्या थे? सामंत थे। गुर्जर प्रतिहार राजवंश के सामंत थे। तो ये गुर्जर प्रतिहार के उस समय एक शासक थे वत्सराज जी। वत्सराज ये गुर्जर प्रतिहार के शासक थे। गुर्जर प्रतिहार, प्रतिहार के क्या है? शासक थे। वत्सराज वत्सराज के समय एक युद्ध हुआ था, त्रिपक्षीय। आप ये त्रिपक्षीय युद्ध इंडियन हिस्ट्री के अंदर पढ़ोगे, जब आप किसी और वैकेंसी की तैयारी करोगे, आरएस की या आईएएस यूपीएससी की तैयारी करोगे, तब आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे। उस समय आप त्रिपक्षीय पढ़ोगे कि त्रिपक्षीय क्या था। त्रिपक्षीय के अंदर आपको पता चलता है कि तीन पक्ष थे। कितने? त्रि यानी तीन, पक्ष यानी पक्ष, तीन पक्ष या तीन दल थे। इन तीनों दलों के अंदर युद्ध होता रहता था आपस में, एक दूसरे को काटना चाहते थे, मारना चाहते थे, और अपने जो राज्य है उस राज्य का साम्राज्य बढ़ाना चाहते थे, अपनी राज्य सीमा को बढ़ाना चाहते थे। इस राज्य सीमा को बढ़ाने के चाहत में तीन राजाओं ने आपस में युद्ध करते थे। तीन पक्षीय दलीय युद्ध किन के मध्य हुआ था मैं बता देता हूं। एक तो बंगाल के अंदर, बंगाल है उसके अंदर था पाल राजवंश। बंगाल के अंदर क्या था? पाल राजवंश था। और बंगाल के अंदर पाल राजवंश था। और उत्तर भारत के अंदर, उत्तर भारत में क्या था? गुर्जर प्रतिहार। एक और है दक्षिण भारत के अंदर, यह था अपने राष्ट्रकूट राजवंश। ये तीनों, ये इसको मारता, ये इसको मारता, ये कभी इनको ठोकता, मारता, पीटता कि राज तो मैं कह रहा कि नहीं और करबई ना दा। सीमा अपनी एक दूसरे ने बढ़ाता। बंगाल के पाल थे, उत्तर भारत के अंदर गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट थे। ये त्रिपक्षीय दल की शुरुआत हुई थी, यह शुरुआत हुई थी वत्सराज के समय थी। वत्सराज के समय त्रिपक्षीय दलीय संघर्ष हुआ था। इस संघर्ष के अंदर हम देखते हैं कि जो वत्सराज जी और बंगाल के जो पाल है, उस पाल के एक धर्मपाल नामक शासक था। इस धर्मपाल और वत्सराज जी के बीच में युद्ध हुआ था। जो धर्मपाल हैं और वत्सराज जी, इनके बीच में, धर्मपाल और
वत्स राज्य के बीच में क्या हुआ था, एक युद्ध हुआ था। इस युद्ध का परिणाम के अंदर की बात करें तो वत्स राज्य की जीत हुई थी। वत्स राज्य के सामंत है दुर्लभ राज्य, वत्स राज्य के सामंत है दुर्लभ राज। तो वत्स राज्य ने फोन किया कि दुर्लभ राज कट्टा है रे तू कई कर रही हो आजकल नजरे ना आ रही हो। तो दुर्लभ राज क्या होगा अंदाता मैं तो टीस हूँ, आपने थोड़ा काम काज मालूम थोड़ा काम में बिजी हो। तो वत्स राज्य क्यों यार को एक कोई बंगाल को अणियो मणियो कोई नाम को एक राजो जो अपन तंग कर रहा है, विको नाम तो है धर्मपाल पण मैं अणियो मणियो कह दूं। अणियो मणियो यानी कि आपने कई को ने के बराबर आपने वो तंग कर रही थोड़ो कोई ने ठाणे करिया हुआ। दुर्लभ राज के अंदाता मैं तो आपका हुक्म को पालन करना, आप केवो जी मना करना है। तो दुर्लभ राज और धर्म वत्स राज्य मिल इस धर्मपाल की फोड़ंती करे, देख धना धन मार मीटन कर बड़ा के करण अदमल्यो करण छोड़न पर आया। विजय वे गया वत्स राज्य। थोड़े दिन निकले कि दुर्लभ राज का जो शासन काल था, इस दुर्लभ राज के शासन काल के अंदर पहली बार क्या हुआ था, पहली बार सांबर और जो अजमेर है वर्तमान अजमेर, इस वर्तमान अजमेर के ऊपर मुस्लिम आक्रांताओं ने आक्रमण किया था। मुस्लिम आक्रांताओं ने क्या किया, आक्रमण किया। ये अपने दुर्लभ राज्य कंप्लीट। अब मैं आपको दुर्लभ राज्य की एक आध पॉइंट नोट करवा देता हूं ताकि आपके लिए नोट्स बनाने में आसानी होगी। तो हम लिखते हैं दुर्लभ राज्य के बारे में, लिखना दुर्लभ राज, दुर्लभ राज। इस दुर्लभ राज के अंदर लिखना यह है गुर्जर प्रतिहार के सामंत थे। गुर्जर प्रतिहार वत्स राज के क्या थे, सामंत थे। ठीक है, वत्स राज के समय त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। त्रिपक्षीय क्या हुआ, संघर्ष हुआ। अगला बिंदु लिखना वत्स राज और दुर्लभ राज ने मिलकर, वत्स राज और दुर्लभ राज ने मिलकर बंगाल के धर्मपाल को पराजित किया। बंगाल के धर्मपाल को पराजित किया। ठीक है दोस्तों, अगला बिंदु लिखना, बिंदु ये लिखा हुआ है आधा अधूरा है, मैं इसको पूरा करवा देता हूं। दुर्लभ राज के शासनकाल में, दुर्लभ राज के शासनकाल में पहली बार सांबर और अजमेर में मुस्लिम आक्रांताओं ने आक्रमण किया। यह बिंदु है, एक बिंदु यह, दूसरा बिंदु यह, तीसरा यह है दुर्लभ राज। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले ले या इसको नोट्स के रूप में उतार ले। अगली बात हम अगले राजा के ऊपर करेंगे। वो राजा हुए थे गुवक प्रथम। गुवक प्रथम भी गुर्जर प्रतिहार के सामंत रहे, लेकिन वो थोड़े शक्तिशाली थे, अपने ताकतवर शरीर से दबंग थे, यानी कि अपना दबंग पड़ो राके गांव में ने एक दो है जमो हारी दर पे जैसे ना अपने गुवक जी हा एक गुर्जर प्रतिहारो दरकता कोने।
गुर्जर प्रतिहार जी के जो शासक थे नागभट्ट द्वितीय, वो सोचते थे कि यदि गुवक प्रथम अलग हो गया मुझसे तो मेरी जो शक्ति है, जो साम्राज्य है, वो छीन हो जाएगा, वो समाप्त हो जाएगा। इस साम्राज्य को बचाने के लिए वत्स गुवक को नागभट्ट द्वितीय ने वीर की उपाधि दी और अपनी बहन की शादी करवाई थी। तो देखो हम देखते हैं गुवक प्रथम, गुवक प्रथम, गुवक प्रथम के बारे में छोटी छोटी बातें हैं, साथ में नोट करते हुए चलते हैं और समझते हुए चलते हैं। गुवक प्रथम है, यह गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार नागभट्ट, गुर्जर प्रतिहार नागभट्ट सेकंड के क्या थे, सामंत। पहला बिंदु कंप्लीट हुआ। दूसरा बिंदु है कि नागभट्ट ने गुवक को वीर की उपाधि दी। किसकी उपाधि दी, वीर की। वीर की उपाधि इसलिए दी दोस्तों क्योंकि गुवक प्रथम का एक ही नियम था कि जो आवे रास्ते में उसको फोड़ो और राज करो। ये किसी से डरता नहीं था, दबंग था, शक्तिशाली था। तो गुवक से नागभट्ट द्वितीय घबराने लगे कि यदि इसने मेरे खिलाफ ही युद्ध कर दिया तो चौहानों को स्वतंत्र स्थापित कर देगा। तो इसको अपने अंदर पकड़े रहने के लिए, अपने अंदर रखने के लिए इसने वीर की उपाधि दी। पर गुवक साहब तो होशियार रहा, वे एक मन में विचार की दो भाई पापा ने लॉलीपॉप पकड़ा दी थी, वीर की उपाधि का नाम कहीं पकड़ा दी थी, लॉलीपॉप। कौन, नागभट्ट द्वितीय। तो नागभट्ट द्वितीय ने एक उपाय निकाला कि इसको हमेशा के लिए अपने अंदर पकड़े रहने के लिए ऐसा कुछ कर दे जिससे यह अपनी सामंत के रूप में अपने दरबार में उपस्थित रहे और हमारी बात कहे अनुसार माने। तो नागभट्ट जी ने एक दिन बैठा बैठा गुवक प्रथम को कहते हैं कि देखो मेरे एक सुंदर सुशील सी कन्या है, सुंदर है, गुणवती है, रूपवंती है, सुंदर है, सुशील है, एक कन्या है यानी कि एक पुत्री है, उससे मैं आपकी शादी कराना चाहता हूं। तो गुवक प्रथम की अंदाता धोख दूं, मैंने वो संबंध मंजूर है। क्या कहा इसने कि मुझे यह संबंध मंजूर है। नागभट्ट द्वितीय ने अपनी पुत्री की शादी, पुत्री का नाम क्या था, जाबाली। पुत्री की शादी यानी जाबाली की शादी गुवक प्रथम के साथ करवा दी, गुवक प्रथम के साथ करवाई। ये बात तो हो गई। अगली एक बात और है दोस्तों, शादी तो हो गई लेकिन गुवक प्रथम ने कहा कि आप बच के रहना, मैं हूं खतरनाक आदमी, कभी कुछ कर दूंगा, आप देखते रह जाओगे। तो गुवक प्रथम ने चौहान राजवंश है, चौहान राजवंश की सत्ता को स्वतंत्र स्थापित किया था। जो गुवक प्रथम है इसने चौहान राजवंश की सत्ता को क्या किया था, स्वतंत्र स्थापित किया था गुर्जर प्रतिहारों से। लेकिन गुवक प्रथम के बाद जितने भी राजा हुए थे वो कमजोर थे, इतने शक्तिशाली नहीं थे।
तो अपनी जो स्वतंत्रता थी उसको बनाए नहीं रख पाए और उसके बाद उन्होंने वापस गुर्जर प्रतिहार के यहाँ सामंत बन गए थे, यानी गुर्जर प्रतिहार की अधीनता स्वीकार कर ली थी कि जो हो आप हो, हम तो आपके सामंत थे। यानी कि ये कहे कि इन्होंने स्वतंत्र सत्ता को स्थापित करने का क्या किया था, एक प्रयास किया था, और इनका ये जो प्रयास था वो प्रयास भी सफल हुआ था। यह बात है, आप इसको नोट करो। एक बात और बच गई है, वो मैं लिखा देता हूं। गुवक प्रथम ने हर्षनाथ मंदिर का हमने हर्षनाथ का नाम लिखा था कि हर्षनाथ चौहानों के इष्ट देव है, आराध्य देव है। इन इष्ट देव आराध्य देव का जो मंदिर है, इस मंदिर का निर्माण गुवक प्रथम ने तो निर्माण प्रारंभ किया, किंतु यह मंदिर पूर्ण सिंहराज के शासनकाल में हुआ था, पूर्ण सिंहराज के शासनकाल में हुआ। दोस्तों आप गुवक प्रथम के बिंदु नोट कर लें, और एक बार मैं और बता देता हूं कि जो गुर्जर प्रतिहार नागभट्ट सेकंड के सामंत थे गुवक प्रथम चौहानों के शक्तिशाली राजा थे। इन्होंने अपनी सत्ता को स्वतंत्र करने का प्रयास किया था, सत्ता को स्वतंत्र स्थापित करने का प्रयास किया। उस प्रयास में ये सफल हुए थे, लेकिन इनके बाद जितने भी राजा हुए थे वो कमजोर होने के बाद वापस गुर्जर प्रतिहार के सामंत बन गए। नागभट्ट सेकंड ने वीर की उपाधि दी थी गुवक प्रथम को, और अपनी पुत्री जाबाली का विवाह गुवक प्रथम के साथ किया था। गुवक प्रथम ने हर्षनाथ मंदिर का निर्माण प्रारंभ किया था, किंतु सिंहराज के शासनकाल में पूर्ण हुआ था इस मंदिर का निर्माण। और जो ये हर्षनाथ का मंदिर है, ये रेवासा सीकर के अंदर है, रेवासा सीकर में है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास हम यहीं रोकते हैं। अब हम अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो दोस्तों आपने यदि इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, ताकि आने वाली क्लास की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। कान्हा एजुकेशन आपके लिए बीएसटीसी, पीटीटी, सीईटी, रीट मेंस, पटवार के लिए राजस्थान का जीके, हिंदी की व्याकरण, सामान्य हिंदी व्याकरण की क्लास चला रहा है। बीएसटीसी और पीटीटी के लिए आने वाले दिनों के अंदर शिक्षण अभिरुचि की क्लास भी चलाएगा, तो आप देखना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।